नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। आज मैं आपके सामने एक खास मुद्दे को लेकर हाजिर हूं और वह मुद्दा है देश में लागू होने वाला नया मॉडल किराएदारी कानून। किराएदारी शब्द से आप समझ रहे होंगे, अगर आप मकान मालिक हैं तब भी आपका इससे वास्ता है और अगर आप किराएदार हैं तब भी आपका इससे वास्ता है। चाहे आप मकान किराए पर लेकर रह रहे हों या अपने आवासीय अपने फ्लैट्स अपने मकान रहने के लिए किसी को किराए पर दिए हों, या फिर दुकान किराए पर लेकर चला रहे हों, या फिर कोई व्यवसाय, कोई अपना ऑफिस, कोई कार्यालय, कोई बिजनेस, कोई इंडस्ट्री का ऑफिस, कोई वेयर हाउस, कोई गोदाम, विभिन्न प्रकार के प्रोफेशन की दृष्टि से व्यक्ति किराए पर लगाता है, किराए पर अपना मकान अपने प्रीमाइसेस को चढ़ाता है या फिर किराए पर व्यक्ति लेता है। तो इसीलिए दोनों ही प्रकार के लोगों की दृष्टि से यह कानून बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से इस 70 सालों में ये एक बड़ा विवादित मुद्दा रहा है, केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकारों के लिए भी। पिछले कम से कम 2 दशक से इस व्यवस्था को पूरी तरह व्यवस्थित करने के लिए और मकान मालिक एवं किराएदार के बीच में जो विवाद अक्सर देखने को मिलता है उसको सुलझाने के लिए, उसे सिस्टमेटाइज करने के लिए और एक तरह से कानूनी अमली जामा पहनाने का जो एक कोशिश, जो प्रयास चलता रहा इस देश में, वो प्रयास अब तक सफल नहीं हो पाया, क्योंकि ये इतना संवेदनशील मुद्दा है। खासकर शहरी क्षेत्र की बात अगर हम करें तो, और इन शहरी क्षेत्र में चाहे वो मेट्रो सिटीज हों, देश की राजधानी दिल्ली हो, या बड़े बड़े राज्यों के जो कैपिटल हैं, स्टेट कैपिटल हैं, चंडीगढ़ है, चाहे मुंबई है, चाहे आप भोपाल की बात कर लें, चाहे आप गुजरात में गांधीनगर की बात कर लें, अहमदाबाद की बात कर लें, गुरुग्राम की बात कर लें, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इस तरह के जो शहर हैं और इससे जो नीचे के डिस्ट्रिक्ट लेवल के शहर हैं, सब डिविजनल लेवल के भी शहर हैं, और नीचे अगर आप देखें तो सेमी अर्बन जो सिटीज हैं वहाँ भी, या प्लेसेस हैं वहाँ भी किराए पर हर जगह व्यक्ति रहता हुआ आपको दिख जाएगा और किराए पर लगाते हुए मकान मालिक भी आपको दिखते हैं। तो ऐसे में अब केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया मॉडल किराएदारी कानून बनाने का फैसला लिया है और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इस मॉडल को तैयार किया, कानून का एक मॉडल तैयार किया है। मॉडल इसलिए कह रहे हैं कि ये एक मॉडल होगा, ये एक एडवाइजरी होगा, ये एक प्रारूप होगा कानून का कि आप इन मुद्दों को अलग तरीके से बना करके आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये राज्य सरकारों पर बाध्यकारी नहीं होगा, यानी केंद्र सरकार जो इस मॉडल कानून को संसद से पारित कराएगी और तो ये कानून पूरे देश में लागू नहीं होगा, बल्कि ये एक मॉडल के रूप में सभी राज्य सरकारों के सामने आएगा और वो राज्य सरकार फिर इस कानून के आलोक में, इसकी प्रकाश में, यानी इसकी देखरेख में वो फिर अपना कानून बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं, नए नए प्रोविजंस, नए नए प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं, नई नई बातें इसमें शामिल की गई हैं। और अब तक जो विवाद का कारण मुद्दा रहा है मकान मालिक और किराएदार के बीच में, उसको सुलझाने की एक कोशिश की गई है और कानूनी उसमें एक प्रावधान ऐसा देकर और कुछ प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट करने की बात भी इसमें की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले 2 जून को बैठक में इस किराएदारी से संबंधित जो मॉडल कानून है, मॉडल टेनेंसी एक्ट बोलते हैं 2021, इसको मंजूरी दे दी और अब ये राज्य सरकारों के लिए और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के लिए जारी किया गया और उनकी ओर से इसमें क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं या कुछ और चीजों को जोड़ा जा सकता है, क्या सुधार किया जा सकता है, इसको लेकर के उनकी तरफ से सुझाव
आएंगे और उसके बाद फिर इस कानून को, क्योंकि ये ड्राफ्ट है उसका, तो फिर इस अधिनियम को एक स्वरूप, मुकम्मल स्वरूप देकर और फिर संसद के दोनों सदनों में से पारित कराया जाएगा। फिर राष्ट्रपति का इस पर हस्ताक्षर होगा और फिर ये कानून का, मॉडल कानून का स्वरूप लेगा। तो इसमें केंद्र सरकार का ये मानना है कि अगर हम सही तरीके से कानूनी अमली जामा इसको पहना देंगे, और ये एक पेशा है, यानी कुल मिलाकर अब केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार जो किराएदारी का जो धंधा है, ये धंधा अब तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऐसे चलता रहा है और बहुतायत में छुपे छुपाए चीजें चलती हैं और मौखिक आधार पर ही ये धंधा चलता रहा है। लेकिन अब इसको एक मुकम्मल प्रोफेशन का स्वरूप देने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने ये महसूस किया कि इसको कानूनी अमली जामा पहनाना बहुत जरूरी है और जो पिछले कानून है इस देश में, उस कानून में सुधार लाने की बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए इस अधिनियम को केंद्र सरकार ने तैयार किया है और अब राज्य सरकारों के पास आया है। लेकिन केवल राज्य सरकारें ही इसमें सुझाव नहीं देंगी, हम और आप जैसे लोग भी, जो मकान मालिक हैं वो भी, जो किराएदार हैं वो भी, जो जन सामान्य है, कोई भी, किसी के भी दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो आप शहरी विकास मंत्रालय की साइट पर ये अधिनियम डाला हुआ है, आप उसकी प्रति को निकाल कर और फिर आप उस पर सलाह मशविरा करके आप अपना सुझाव उसमें दे सकते हैं। वैसे ये मॉडल जो अधिनियम है ये 2015 से बन रहा है, यानी 2021 है, 6-7 साल आपको इस दौरान भी आपने देख लिया और तभी से नरेंद्र मोदी सरकार इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन राजनीतिक रूप से इतना संवेदनशील मुद्दा है शहरी क्षेत्रों में कि इसी पर राजनीति डमाडोल होने लगती है, इसी पर सरकारें बदलने लगती हैं, गिरने लगती हैं और बनने लगती हैं। और चुनाव में खास करके अगर आप दिल्ली एनसीआर में देखें, मुंबई में देखें, महाराष्ट्र में, हैदराबाद में देखें, चंडीगढ़ में देखें, चेन्नई है, बेंगलोर है, तो इस तरह के शहरों में उन राज्यों की सरकारों के लिए एक बड़ा संवेदनशील और बहुत संवेदनशील पॉलिटिकल मुद्दा है ये इशू, क्योंकि हर मकान मालिक वहाँ हैं तो वो किराए पर देते हैं और बहुतायत में किराएदार वहाँ रह रहे हैं, चाहे रोजगार की दृष्टि से, अपने प्रोफेशन, अपने व्यवसाय की दृष्टि से। तो बड़ा विवादित मुद्दा रहा है, बहुत सेंसिटिव ये इशू रहा है पॉलिटिकली। तो इसीलिए इसको टच करने की कोशिश जिन सरकारों ने की वो उनको फिर बैक मारना पड़ा, क्योंकि ये मुद्दा इतना उछलता है, इसी विवाद का इतना बड़ा कारण बन जाता है। तो अब मैं आज आपको ये एक बैकग्राउंड रहा इस कानून का, और अब हम आपको इस अधिनियम में, नए अधिनियम में क्या नए प्रावधान होने वाले हैं और वो हमारे आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, हमारे आपके लिए क्या उसमें संभावनाएं हैं, एक मकान मालिक के लिए क्या संभावना है और दूसरे किराएदार के लिए भी क्या उसमें संभावना है। कहने का मतलब है कि दोनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और केंद्र सरकार का ये मंतव्य है, शहरी विकास मंत्रालय का, कि इस नए अधिनियम, किराएदारी नए अधिनियम के आने से मकान मालिक और किराएदार दोनों को सुरक्षा मिलेगी और दोनों की जिम्मेदारियां इसमें एक तरह से तय कर दी गई हैं। तो इसीलिए हमने इसका एक खाका तैयार किया है और वो सारे सवाल जो सवाल की आपके दिमाग में उपज सकते हैं एक मकान मालिक के रूप में या फिर एक किराएदार के रूप में, तो उन सवालों का जवाब देने की कोशिश मैं इस वीडियो में करूंगा। इसीलिए आपसे ये निवेदन है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी जाकर आप इस कानून के प्रावधान को एक छोटे से छोटे और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इसमें, इसलिए हमारे आपके लिए जानना ये बहुत जरूरी है। चाहे वो किसी प्रोफेशन से हम बिलोंग करते हों, तो चाहे हम अपने मकान को किराए पर देते हों या फिर किराए पर रह रहे हों या फिर किराए में बिजनेस कर रहे हों, तो इसीलिए हर किसी के जीवन से ये प्रभावित करने वाला मॉडल कानून सामने आने वाला है। तो सवाल उठता है सबसे पहला कि क्या यह मौजूदा किराएदारी को प्रभावित करेगा। कहने का मतलब ये है कि क्या जैसे पहले से अगर आपने किसी को किराए पर अपने मकान, दुकान, प्रतिष्ठान या फैक्ट्री, वेयर हाउस, जो भी जगह या कोई खाली जगह, या आपने कोई ऐसा, अब जो मैरिज गार्डन है वो भी बहुत चलन हो गया, दिल्ली एनसीआर में अगर आप देखेंगे या जितने मेट्रो सिटीज हैं सभी जगहों पे अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में किसानों ने भी बड़े पैमाने पर 5-5, 10-10, 20-20 एकड़ की जमीन एक साथ पट्टे पर लेकर और उन्होंने मैरिज गार्डन वहां टेम्पोररी खड़ा किया हुआ है और बड़े पैमाने पर ये इंडस्ट्री चल रही है, ये भी व्यवसाय चल रहा है। वो भी एक किराएदारी का मुद्दा है
वो भी आप ऑन रेंट यानी लीज पे आप दे रहे हैं, कितने साल के लिए दे रहे हैं, क्या कानून होगा, क्या प्रावधान होगा, तो उस प्रकार के विवाद भी सामने आते हैं। तो इसीलिए कि क्या ये मौजूदा किराएदारी को प्रभावित करे, यानी अभी तक जो आपने किराए पर मकान दिए हैं या फिर लिए हैं, तो क्या उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है, जो कानून में बताता है कि ये मौजूदा किराएदारी पर प्रभावित को नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिव है। कहने का मतलब ये है कानूनन की कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव होता तो यानी पीछे से जितने अब तक के हैं उन पे सब पे असर पड़ जाता। जो भी आपने एग्रीमेंट किया हुआ है सबको फिर रिवाइज करने की आवश्यकता होती, सब पे असर पड़ जाता। लेकिन नहीं, ये है कि अब से जब ये लागू होगा, जब ये अधिनियम संसद से पारित हो जाएगा, तब से फिर इस पे नए जो आप किराए पर कोई भी मकान, दुकान अपना कुछ भी देंगे या लेंगे तो उस पर इसका असर पड़ने वाला है। लेकिन ये बात सही है कि जब भी अधिनियम लागू होगा उस दिन से आगे आप जो भी इस प्रकार का धंधा करते हैं किराया पर देने और लेने का, तो उस पर इसका पूरा असर पड़ेगा। दूसरा सवाल यह उठता है कि यह किन क्षेत्रों पर लागू होगा, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां लागू होगा। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये जो अधिनियम है ये सभी प्रकार के जो किराएदारी है, सभी प्रकार के जो आप किराए पर अपना प्रीमाइसेस देते हैं या फिर लेते हैं, तो उस पर इसका असर पड़ेगा। दूसरा है क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी दोनों पर इसका असर पड़ेगा। अगर आप अपने गांव में भी अपना मकान, दुकान, प्रतिष्ठान या जमीन, जैसे मैंने खेत की चर्चा की, जमीन की चर्चा की, जो खेती की जमीन है वो भी आपने मैरेज गार्डन के लिए किराए पर, लीज पर आपने दिया हुआ है, तो उस पर भी इसका असर पड़ेगा। और शहरी क्षेत्र में भी अगर आप हैं तो उस पर भी इस कानून का असर पड़ेगा और ये वहां लागू होगा। बात उठती है कि जमानत राशि जमा करने की अधिकतम सीमा क्या होगी इसमें। अब जो नया अधिनियम आएगा उसमें ये मुद्दा बिल्कुल साफ कर दिया है, क्योंकि इससे पहले लोगों को कोई कुछ मांग 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का भी, जिसके साथ जैसा बनता था उस हिसाब से वो मांग करते थे। लेकिन नहीं, इस मॉडल कानून में इसको बड़ा साफ तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है कि जो सिक्योरिटी मनी है जो आप मांगते हैं, जमानत की राशि मांगते हैं, वो उसके 2 प्रकार हैं। एक तो आवासीय यानी रेसिडेंशियल रहने की दृष्टि से जब आप देते हैं तो इसमें अधिकतम 2 महीने का किराया आप उनसे एडवांस, यानी जब एडवांस बोलते हैं आप, लेकिन वो सिक्योरिटी मनी है, वो सिक्योरिटी मनी आप उनसे ले सकते हैं। और दूसरा जो वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, चाहे किसी भी तरीके कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए आप देते हो या फिर लेते हो, तो अधिकतम 6 महीने का किराया आप उसमें सिक्योरिटी मनी के रूप में ले सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है किसी के लिए भी। क्या सभी जो नए किराएदारों के लिए लिखित समझौता जरूरी है? तो हाँ, ये जब मैंने कहा, क्योंकि अब जब से ये अधिनियम लागू हो जाएगा तब से फिर नई किराएदारी जो होगी, अगर आप किराए पर दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं उसके बाद, तो उस पर यह समझौता जो लिखित समझौता है ये जरूरी होगा। बिना लिखित समझौते के आप रेंट पर अपनी प्रॉपर्टी न दे पाएंगे और न ही आप ले सकते हैं। ये पूरी तरह उस पर प्रभावी होगा। इस बात को लेकर आप एकदम से क्लियर हो जाएं। इसीलिए ये मॉडल बहुत, ये जो कानून है, ये मुद्दा है, इसीलिए सेंसिटिव माना जाता है, क्योंकि हर किसी के जीवन को ये सीधा सीधा प्रभावित करने वाला है। तो इसीलिए बहुत सही तरीके से आप, क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चन आंसर की तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूं जिससे आपको समझने में बेहद आसानी हो। आपके मन में अगर कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप उसका जवाब ठीक से समझ पाए, इसलिए आप इस पूरी वीडियो को देखें, मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे। और जो समझौता है जैसे मैंने बोला, और जो एग्रीमेंट है वो क्या होगा कि जिला किराया प्राधिकरण, हर जिले में जिला किराया प्राधिकरण, स्टेट जो है, जैसे आपने प्रॉपर्टी की दृष्टि से आपने देखा है जो प्राधिकरण बनाया गया है, उसी तरीके से अब ये किराया, क्योंकि ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशन है, पेशा है। बहुत सारे लोगों की, शहरों में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जिनकी जिंदगी किराएदारी से ही चलती है और जिनका प्रोफेशन किराएदारी से ही चलता है। वो किराए पर ही रह करके अपना पूरा जीवन अपना व्यवसाय करते रहते हैं और अपना धंधा वहां से करते रहते हैं, अपना मकान नहीं खरीदते या अपनी दुकान नहीं खरीदते। तो ये आपको देखने को मिलेगा। 70-80 सालों से लोग
किराए पर बैठे हैं, 50 साल से, 60 साल से, 30 साल से। अगर आप दिल्ली से, पुरानी दिल्ली अगर आप जाएंगे, मुंबई, दक्षिणी मुंबई का इलाका है, वहां अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये की किराए पर आज भी लोग रह रहे हैं 60, 70 सालों से, और वो उसमें अपना धंधा कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो इसीलिए एक बड़ा विवाद का ये एक कारण है। उन चीजों को अब निपटाने की कोशिश इस अधिनियम के माध्यम से होगी। अब इसमें सफलता मिलती है नहीं मिलती है तो समय बताएगा जब संसद से ये कानून पारित होते हैं, क्योंकि अब तक ये हमेशा विवादित होने के बाद ये इसमें अरंगा लगता रहा है, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी रही हो। तो इसलिए किराएदारी का जो किराया है और उसकी अवधि एक लिखित समझौते के माध्यम से मालिक और किराएदार के बीच में आपसी सहमति से तय की जाएगी, यानी एग्रीमेंट मस्ट होगा। और ये जिला किराया प्राधिकरण जो बनेगा, हर जिले में बनेगा, उसके सामने आपको उस एग्रीमेंट को वहां सौंपना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा, वहां सबमिट करना पड़ेगा। इस बात को लेकर आप एकदम से क्लियर हो जाए। हर राज्य सरकारें अगर इस मॉडल कानून के तहत अपने कानून को बदलती है तो उनको हर डिस्ट्रिक्ट में जिला किराया प्राधिकरण बनाना पड़ेगा, और वहां आप इस एग्रीमेंट को सौंपेंगे, जो एग्रीमेंट मकान मालिक और किराएदार के बीच में होता है। अब सवाल उठता है कि इस नए कानून में, क्योंकि ये भी एक विवाद का कारण बनता है कि किराए पर ले लिया, मौखिक आपस में कोई भी कमिटमेंट कोई करता है, फिर वो फुलफिल नहीं करते हैं, एक दूसरे पर वो आरोप लगाते हैं कि आपने ये कमी की, आपने ये कहा था, आपने वो नहीं किया, आपने वो नहीं किया। मकान मालिक किराएदार को बोलता है कि तुमने ये कहा था, नहीं दिया। किराएदार मकान मालिक को बोलता है कि भाई ये बातें कही गई थी उस समय और आप ये चीजें फुलफिल नहीं करते हैं, केवल किराया लेते हैं। मेंटेनेंस को लेकर के, मकान के रखरखाव, मकान में मरम्मतीकरण को लेकर के और भी कई ऐसे मुद्दे होते हैं, बिजली है, पानी है, सीवर है, सफाई है, बहुत तरह के ऐसे इश्यूज होते हैं जो विवाद का कारण मकान मालिक और किराएदार के बीच में हमेशा बनते रहते हैं। और खासकर अगर आवासीय जो सेक्टर है, आवासीय जो मकान है, रेसिडेंशियल अगर फ्लैट्स हैं या मकान है, उसमें बहुत विवाद इस तरह का देखने को हमेशा मिलता है। तो मकान मालिक की जिम्मेदारियां क्या होंगी? ये जो मॉडल किराएदारी अधिनियम बनेगा, इसमें किराएदारी समझौते में कोई अन्यथा अगर कोई सहमति आपस में मान लीजिए किसी बात को लेकर हो गई है तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि मकान मालिक के लिए कई प्रकार की गतिविधियों की जिम्मेदारी इसमें तय कर दी गई है कि ये काम आपको करना होगा। तो आप जान लीजिए, अगर आप मकान मालिक हैं तो मकान मालिक के लिए पहला जो कई जिम्मेदारियां हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं कि किराएदार की वजह से हुई क्षति के कारण आवश्यक मरम्मत को छोड़कर, अगर किराएदार ने आपके मकान को क्षति पहुंचाई है, कोई ऐसा किया है, तोड़ फोड़ किया, कुछ भी किया, तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी ठीक करना, वो किराएदार की जिम्मेदारी होगी। लेकिन अगर वैसे कोई ऐसी दिक्कत उसमें आ रही है तो उसका अगर आप कोई संरचनात्मक उसमें बदलाव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे किराएदार की सुविधा की दृष्टि से आप कर रहे हो, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी और वही करेगा। दूसरा, जैसे एक निश्चित समय सीमा के साथ मेंटेनेंस की दृष्टि से आप मकानों में सफेदी कराते हैं, दीवारों की सफेदी कराते हैं, तो वो मकान मालिक की जिम्मेदारी होगी, किराएदार की जिम्मेदारी नहीं होगी। जैसे दरवाजों और खिड़कियों की पेंटिंग है, ये सब भी उसमें वर्णित किया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया है, ये भी मकान मालिक की जिम्मेदारी है। जरूरत पड़ने पर अगर पाइप बदलना है, पानी का पाइप है, चाहे सीवर का पाइप है, जो प्लम्बिंग का काम है, तो वो मकान मालिक की जिम्मेदारी है, मेंटेनेंस है, ये आप समझ लीजिए। इस बात को लेकर बहुत विवाद मकान मालिक और किराएदार के बीच में होता है, तो ये चीज आप समझ लीजिए ध्यान से कि ये कानूनी जिम्मेदारी मकान मालिक की है। आवश्यक होने पर आंतरिक और बाहरी जो बिजली के तार हैं उसका रख रखाव भी, उसके अदल बदल अगर आपको करने की आवश्यकता है तो वो भी मकान मालिक की जिम्मेदारी होगी और मकान मालिक को ये काम करना पड़ेगा। अब आगे बात रही कि किराएदारों की क्या जिम्मेदारियां, किराएदार की भी जिम्मेदारी होगी, भाई वो केवल मकान किराया देने से उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। तो आप जैसे वहाँ नाली की सफाई है, क्योंकि वो वहाँ रह रहा है, वो भी उसका उपयोग कर रहा है। सीवर के मुद्दे की बात आती है, नाली तो पुराना जमाना था लेकिन है, कई बहुत सारे छोटे शहरों में आज भी सीवर की व्यवस्था नहीं है। इस देश में बड़े पैमाने पर बहुत ऐसे सैकड़ों शहर हैं और ऐसे कस्बे टाइप शहर हैं जहां आपको कहीं भी सीवर की व्यवस्था नहीं दिखेगी, या खासकर गांव में सीवर की व्यवस्था नहीं दिखेगी। वहां तो नाली से ही वेस्टेज जाते आते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है या वेस्ट वाटर है। तो इसीलिए तो उसकी जो सफाई है उसकी जिम्मेदारी किराएदार की होगी, चाहे उसमें आप अपने से करें, सफाई कर्मी से कराएं, जिससे भी कराएं, वो उनकी जिम्मेदारी, उसका चार्ज उनको देना होगा।
नल के और सॉकेट जो इस तरह की चीजें हैं अंदर जो उपयोग कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी किराएदार की होती है। रसोई से जैसे फिक्सचर की मरम्मत कराना है, कुछ करना है, ये सब किराएदार क्योंकि वो उपयोग कर रहा है तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी। खिड़कियों के दरवाजे में कांच का पैनल बदलना है या कुछ करना है, वो सब किराएदार की जिम्मेदारी होगी। जैसे अगर मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट मकान है और उसमें बगीचे भी हैं, यानी पार्क भी बने हुए हैं, बढ़िया सा सब कुछ सजावट होता है, तो उसका रखरखाव भी और जो खुले स्थान है उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी किराएदार की होगी, मकान मालिक की नहीं होगी। जानबूझकर या लापरवाही से अगर मान लीजिए मकान में उस परिसर में कोई नुकसान अगर नहीं पहुंचाया गया है तो इस तरह के नुकसान की अनुमति किराएदार को नहीं देनी चाहिए। ये ध्यान रखना, किराएदार को ये अनुमति नहीं मिलेगी कि अनावश्यक कुछ उसमें, और अगर वो लापरवाही से कुछ काम गड़बड़ कर देता है, मकान तोड़ देता है, कुछ नुकसान पहुंचा देता है, तो ये किराएदार की जिम्मेदारी होगी, फिर उसकी भरपाई किराएदार को करनी पड़ेगी। ये नहीं कि केवल किराया देते हैं हम इसी चीज का देते हैं, नहीं, ये इससे बात नहीं बनने वाली है। अब कानून में ये प्रावधान शामिल किया जा रहा है। जमींदार को किसी भी नुकसान की सूचना अगर उसके द्वारा मकान में उसने कोई नुकसान ऐसे लापरवाही से हुई हो, जानबूझकर हुई हो, किसी भी कारण से हुई हो, तो उसकी सूचना जल्द से जल्द जमींदार को, मकान मालिक को देनी पड़ेगी। अगर नहीं देगा तो फिर उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, उसकी भरपाई उस पर मामला चल सकता है और वो उससे वसूला जा सकता है। तो इसलिए किराएदार को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई नुकसान होता है तो मकान मालिक को तत्काल बताने की आवश्यकता है और ये कानूनी जिम्मेदारी आपकी है, आपकी बाध्यता है। अब आगे चलते हैं। अगला सवाल आता है कि मरम्मत कार्य को लेकर विवाद की स्थिति में क्या होगा। मान लीजिए मरम्मत को लेकर के हम कहते हैं नहीं आप करेंगे, कोई किराएदार बोलता है नहीं आपका काम करना है, तो मकान मालिक और किराएदार के बीच में जो विवाद मरम्मत को लेकर के अक्सर होता है, मेंटेनेंस को लेकर होता है। तो मेंटेनेंस की बातें हमने पहले आपको बता दी। अब मरम्मत का है कि जब मकान मालिक किसी परिसर में कोई सुधार करने या किसी अतिरिक्त संरचना का अगर कोई ऐसा निर्माण करने का प्रस्ताव करता है तो जिसे किराएदार को किराए पर दिया गया है और किराएदार मकान मालिक को ऐसा सुधार करने या ऐसी अतिरिक्त कोई अलग से कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति देने से इनकार करता है, तो फिर क्या करेगा? फिर मकान मालिक क्या करेगा? एक आवेदन लगाएगा वहाँ रेंट कोर्ट में, जो प्राधिकरण बनाया जाएगा हर जिले में, या फिर कोर्ट अलग से इसके लिए गठित करेगी राज्य सरकारें। तो आप वहाँ इस संबंध में अगर किराएदार मना करता है उसको बनाने से, क्योंकि उससे मकान का नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए मकान मालिक अगर उसको बनाना चाहता है, कोई नया कंस्ट्रक्शन करना चाहता है कुछ भी, और किराएदार मना करता है, वो मना नहीं कर सकता कानूनी। लेकिन अगर करता है ऐसा, कोई इस तरह के सिरफिरे दिख जाते हैं जिनका नकारात्मक स्वभाव होता है, वो अरंगा लगाता है, तो फिर उस स्थिति में मकान मालिक के पास ये प्रोविजन है कि वो रेंट कोर्ट में या फिर उस प्राधिकरण में जाकर, जो जिला रेंट प्राधिकरण होगा वहां जाकर वो एप्लीकेशन लगाएगा और फिर उनको अनुमति मिलेगी। निश्चित रूप से कानूनी प्रावधान के तहत उनको वहां कन्विंस करना पड़ेगा। यदि कोई पार्टी अपने हिस्से का काम करने से इनकार करती है, मान लीजिए कुछ पार्ट है जो मकान मालिक करेगा और उसमें विवाद हो रहा है, कोई एक पार्टी कहती है मैं तो नहीं पैसे देता, आपको करना पड़ेगा, तो इसको लेकर के फिर क्या होगा? फिर ये प्रोविजन इसमें कर दिया गया है, फिर जो सिक्योरिटी मनी है मकान मालिक ने ली है, उस सिक्योरिटी मनी से ये पैसे काटे जाएंगे जो आप उसमें मरम्मत करेंगे या अलग संरचना आप बना रहे हैं, जो कुछ भी है, तो उसमें एग्रीमेंट में ये चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं, शामिल की जाती हैं, और उसके अनुसार जो सिक्योरिटी मनी आपने ली है, चाहे 2 महीने का या फिर 6 माह का, उससे आप मरम्मती कराएंगे, वो संरचना बनाएंगे। अगर मना करता है किराएदार तो आप उसके लिए अधिकृत होंगे। अब क्या है कि जो जमींदार है क्या नहीं कर सकता, क्या ऐसा चीज है जो आप नहीं कर सकते? जैसे कोई भी मकान मालिक या संपत्ति प्रबंधक है तो किराएदार के कब्जे वाले परिसर में किसी भी आवश्यक आपूर्ति को रोक नहीं सकता। ये ध्यान रखना है कि ऐसे भी कानूनी नैतिक तौर पे भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई परिवार, कोई फैमिली मकान में रह रही है या फिर कोई व्यक्ति प्रीमाइसेस में रह रहे हैं, चाहे वो कॉमर्शियल ही प्रीमाइसेस क्यों नहीं हो, व्यावसायिक जगह हो सकती है, तो वैसी जगह पर जो आप एसेंशियल सर्विसेज है, मान लीजिए पानी है, बिजली है, सीवर है, इस तरह की चीजों को आप नहीं रोक सकते, इस पर आप अरंगा नहीं लगा। अक्सर ये विवाद होता है, जब भी मकान मालिक किराएदार के बीच में लड़ाई होती है तो मकान मालिक सबसे पहला काम उसका पानी
कम करने लगेगा, पानी नहीं देगा टाइम पर, उसको मोटर ही नहीं चलाएगा, सीवर उसके वो जो सीवर चौक हो जाएंगे वो साफ नहीं करवाएगा, बिजली कट करने लगेगा, सर्किट निकाल लेगा, टाइम से उनको बिजली नहीं। तो ये सब जो समस्या आती है, अगर आप जा रहे हैं आ रहे हैं, सफाई आप जानबूझकर कूड़े उसके सामने फेंक देंगे तो इस तरह से डिस्टरबेंस होता है। कई चीजें, रास्ता आप ठीक से नहीं देंगे, रास्ते पर आप अनावश्यक जानबूझ के कोई अड़चन मकान मालिक डालने लगता है, तो ये सब चीज आप नहीं कर सकते। ये गैर कानूनी है, ये अनैतिक भी है और गैर कानूनी भी है। ये प्रावधान में इसमें क्लियर कर दिया गया है। आप कोई भी जो आवश्यकता की अगर आपूर्ति है, सप्लाई है, आप उसे रोक नहीं सकते तब तक जब तक कि उस मकान में वो फैमिली या वो व्यक्ति रह रहा है या उस प्रीमाइसेस का उपयोग कर रहा है, किराए पर रह रहा है। अब अगली बात है, किराएदार को बेदखल करने का क्या नियम है। ये एक बड़ा इशू होता है मकान मालिक के लिए और किराएदार के लिए भी होता है कि मकान मालिक मान लीजिए मकान मालिक को आवश्यकता है उस मकान की, व्यक्तिगत चाहे जिस भी दृष्टि से हो, कोई भी ऐसा कारण हो सकता है, आगे और बताऊंगा कि क्या कारण हो सकता है और कैसे आप निकाल सकते हैं। तो बेदखल आप कैसे कर सकते हैं, कैसे उस किराएदार को निकाल सकते हैं। आप बड़े बड़े शहरों में अगर देखेंगे, हजारों के हजार ऐसे केसेस आपको मिलते हैं जहां किराएदार और मकान मालिक के बीच में डिस्प्यूट होता है और कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं। तो इन चीजों को इस बार एड्रेस करने की कोशिश की गई है बड़ा सही तरीके से कि जो किराएदारी समझौते की निरंतरता है, जो कंटिन्यू है, मान लीजिए कि एग्रीमेंट अगर किया गया है तो इसके दौरान किराएदार को आप तब तक बेदखल नहीं कर सकते जब तक कि दोनों पक्षों द्वारा आपस में लिखित सहमति न बन जाए। कि मान लीजिए अगर एग्रीमेंट हुआ है 11 महीने का या 2 साल का, तो उसमें आप उस बीच में ऐसे नहीं जबरदस्ती आप किसी को निकाल सकती। हाँ, अगर आपके आपस में सहमति हो जाती है, लगता है कि किराएदार भाई उतना किराया नहीं दे सकता है, या उसको और कोई दिक्कत हो रही है, या फिर मकान मालिक को कोई और दिक्कत हो रही है, तो वो आपस का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, लिखित समझौता, उसके हिसाब से आप उन्हें बाहर कर सकते हैं। कि मान लीजिए यदि किराएदारी का नवीनीकरण नहीं किया गया, एग्रीमेंट मान लीजिए वो रिन्यू नहीं किया और परिसर खाली नहीं किया है, तो फिर क्या होगा, वो आपका मकान खाली नहीं कर रहा है, किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा है, फिर उस स्थिति में क्या करेंगे। इस मामले में किराएदारी को महीने दर महीने आधार पर उन्हीं नियमों और शर्तों के आधार पर जो रिन्यूअल है एग्रीमेंट किया जाना माना जाएगा। अगर एग्रीमेंट नहीं भी है, अगर एग्रीमेंट वो रिन्यू नहीं भी कर रहा है किराएदार, तब भी ये माना जाएगा कि वो रिन्यू हो गया उन्हीं शर्तों के आधार पर, और वो जो किराएदारी समझौता है वो लागू रहेगा और अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए वो वहां रह सकता है। अगर अब क्या है कि मकान मालिक द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद यदि किराएदार परिसर का दुरुपयोग करता है तो रेंट कोर्ट मकान मालिक द्वारा कब्जा करने की अनुमति दे सकता है। मकान मालिक उसका कब्जा कर सकता है और मान लीजिए कोई आपत्तिजनक कोई ऐसी चीजें वो कर रहा है, परिसर का दुरुपयोग करता है। बहुत सारे ऐसे आपने सुना होगा, आतंकवादी हैं, आपराधिक गतिविधियां हैं, कुछ अवांछित ऐसी चीजें वो वहां करने लगते हैं और सामाजिक तत्व को वहां जमावड़ा होने लगता है, जिससे आसपास के लोगों को न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस ऐसे क्रिएट करते हैं, पीकर ऐसे बलवा करने लगते हैं, लड़ाई मारपीट झगड़ा, घरेलू हिंसा भी एक कारण हो सकता है, उससे भी लोगों के आसपास के वातावरण बिगड़ते हैं। तो ये सब कई ऐसे कारण हैं जिससे कि मकान मालिक को आदेश रेंट कोर्ट दे सकता है, मकान मालिक के पास ये अधिकार होगा, उसे वो खाली करा सकता है। जैसे परिसर का दुरुपयोग है, जैसे सार्वजनिक उपद्रव है, क्षति पहुंचाया मकान को ज्यादा, कोई अनैतिक काम कर रहा है, कोई अवैध उद्देश्य से कुछ ऐसा काम वो कर रहा है, इसका उपयोग कुछ इस प्रकार से कर रहा है जिसका अनर्गल उसका कुछ ऐसा रिपरकशन सामने आ सकता है, कुछ खराबी हो सकती है, सामाजिक कुछ ऐसी दुष्प्रवृत्ति वहां फैल सकती है। तो इन सब चीजों को लेकर के भी मकान मालिक के पास ये अख्तियार होगा, उनके पास ये अधिकार होगा कि वो उसे खाली करा सकते हैं। यदि किराएदार खाली करने से इनकार करता है, कई ऐसे इस तरह के अटकते हैं, नकारात्मक दिमाग के लोग इस तरह के आते हैं, सिरफिरे होते हैं, तो फिर मकान मालिक 2 महीने के लिए मासिक किराए का 2 गुना, 2 महीने के लिए मासिक किराए का 2 गुना, यानी 2 महीने के लिए मासिक किराए का 2 गुना। 1 महीने का अगर मान लीजिए 5,000 रुपये किराया आपका है तो 10,000 रुपये, यानी 2 महीने का 20,000 रुपये, और उसके बाद 2 महीने तक ये होगा 20,000 रुपये चार्ज करेंगे। और अगर उसके बाद नहीं, उसके बाद का तब भी वो
नहीं निकल रहा है, तब क्या होगा, मासिक किराए का 4 गुना का दावा कर सकता। मासिक किराए का 4 गुना यानी 5,000 रुपये है तो 20,000 रुपये पर मंथ, इस तरह का उस पर दावा हो सकता है। यानी ये एक अच्छी बात है मकान मालिक के लिए कि उनको भी इस तरह की चीजों की दृष्टि से अक्सर अगर कोई ऐसा व्यक्ति नकारात्मक सोच का मिल जाता है तो उससे निपटने के लिए भी आर्थिक प्रावधान दिए गए हैं इस मॉडल में। और जो कोर्ट के पास, रेंट कोर्ट के पास ये अधिकार होंगे, आप इस चीज को डिमांड वहां कर सकते हैं, मांग रख सकते हैं, अपनी याचिका से दे सकते हैं और आपको कोर्ट दे सकता है। अब जैसे मान लीजिए गैर रिक्ति के मामले मुआवजे के क्या नियम है कि मान लीजिए अगर वो खाली नहीं कर रहा है तो तब क्या करेंगे। तो क्या है, सहमत किराएदार अवधि के 6 महीने की विस्तारित अवधि की समाप्ति या आदेश या नोटिस द्वारा किराएदारी की समाप्ति पर किराएदार डिफॉल्ट रूप से किराएदार होगा। मतलब अगर जैसे मैंने पहले बोला, अगर मान लीजिए रिन्यू नहीं कर रहा है और नहीं कर रहा है, खाली भी नहीं कर रहा है, तो यह माना जाएगा कि वही एग्रीमेंट उस पर लागू है। और जिस एग्रीमेंट के तहत जो किराया की वसूली आप उनसे कर रहे थे, जो भी चीजें आप उनसे ले रहे थे, जो टर्म्स एंड कंडीशन बिजली का है, सीवर का, सफाई का, जो कुछ भी आपने तय किया हुआ है, तो वही लागू रहेगा वो उसको देना पड़ेगा। वो उसको देने के लिए बाध्य है, वो उसको देना ही पड़ेगा किराएदारी की समाप्ति पर। यानी वो बाय डिफॉल्ट माना जाएगा कि वो किराएदार वहां है और उसका भुगतान करना ही पड़ेगा, उसके लिए वो उत्तरदायी है, उसके लिए वो जिम्मेदार है। 2 माह के मासिक किराए का 2 गुना और उसके बाद मासिक किराए का 4 गुना का मुआवजा उन पर ठोका जा सकता है और उनको देना पड़ेगा। अब किराए में संशोधन के लिए क्या प्रावधान है कि मान लीजिए किराया है और आप उसे बढ़ाना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, या कई बार घटाना भी पड़ जाता है, ऐसी परिस्थिति पड़ जाती है। अभी जैसे कोरोना का काल आया तो इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने जो मानवता का अपना एक दृष्टिकोण अपनाते हुए उसमें काफी परिवर्तन किया, संशोधन भी किया, उसमें काफी किराए कम भी कर दिए। तो दोनों पक्षों की सहमति से ये चीजें होती हैं। वास्तव में देखिए, भारतीय संस्कृति हमारी सहमति की बनती है और सहमति के आधार पर ही रास्ते चलते हैं, जिंदगी चलती है। विवाद पैदा करने से जिंदगी फिर बाधित होने लगती है, रुकने लगती है, विकास किसी का भी उससे रुकता है। तो इसलिए उन चीजों से कोशिश ये करनी चाहिए, बचनी चाहिए, चाहे मकान मालिक हो या फिर किराएदार हो। हाँ, जब लगा कि लास्ट ऑप्शन अब कोई ऐसा नहीं है तो फिर कानूनी, फिर तो वही रास्ता अपनाया जाएगा। तो ऐसे में जो संशोधन है, क्या प्रावधान होगा, ये प्रावधान इसमें क्या है कि जो मकान मालिक है और किराएदार के बीच में किराए का संशोधन जो आपने एग्रीमेंट किया हुआ है पहले, उस एग्रीमेंट के शर्तों के आधार होना चाहिए। यानी एग्रीमेंट में ही पहले ही आप वो सारी चीजें शर्त डाल दें कि हम कितने दिनों में, 1 साल में, 2 साल में, 9 महीने में, 11 महीने में किराया हम बढ़ाएंगे और संशोधित करेंगे इसको, और कितना बढ़ाएंगे, क्या परसेंटेज होगा उसका बढ़ाने का, वो चीज भी आप एग्रीमेंट में लिखेंगे। और जिससे कि आगे आने वाले समय में ना तो मकान मालिक को दिक्कत हो, ना किराएदार को दिक्कत हो, ना ये विवाद का कोई कारण बने। तो उसी शर्तों के अनुसार आप इसमें संशोधन कर पाएंगे। यदि मान लीजिए समझौता, अगर अन्यथा कोई ऐसे शर्त आपने उसमें नहीं डाला है, तो मकान मालिक को जो संशोधित किराया है होने से 3 महीने पहले लिखित में नोटिस देना। यानी मकान मालिक, मान लीजिए आप अपना किराया बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप उनको 3 महीने पहले ही नोटिस दे देंगे कि भाई 3 महीने बाद आपका किराया 10%, 20%, जो कुछ भी आप बढ़ाना चाहते हैं इतना बढ़ जाएगा, ये हम बढ़ाएंगे। तो फिर उस हिसाब से अगर किराएदार को लगेगा कि भाई मैं इतना बढ़ा के दे सकता हूं, तो वो रहेगा, अन्यथा आपको बोल देगा कि हम खाली करेंगे। तो आपस की एक सहमति बन जाएगी, उसको भी समय मिल जाएगा। 3 महीने में काफी सफिशिएंट टाइम होता है आदमी को कहीं भी एक से दूसरी जगह शिफ्ट करने में। जरूरी नहीं कि वो रेसिडेंशियल, अगर रेसिडेंशियल भी है तब भी व्यक्ति को तत्काल 1 महीने के दौरान 15 दिन के अंदर कहीं शिफ्ट करने में दिक्कत होती है। सामान है, जाना है, उनके प्लेसेस भी है, उनकी नौकरी, उनके प्रोफेशन है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये एक व्यवहारिक दिक्कत भी है, तो इसलिए इसका ध्यान रखते हुए ये प्रावधान किया गया है। तो उसमें 3 महीने का नोटिस आपको देना पड़ेगा। यानी 3 महीने पहले ही आप बता देंगे कि भाई अगर ये माह जैसे जून का महीना 2021 चल रहा है, तो आपको जून अगर किराया बढ़ाना है तो यानी जून, जुलाई और अगस्त, 1 सितंबर से किराया बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जून में ही, पहले सप्ताह में ही उनको बताना पड़ेगा कि हम 1 सितंबर से 2021 से आपका किराया हम बढ़ाएंगे। तो उससे उनको भी तैयारी का मौका मिल जाएगा
या तो अपना माइंड मेकअप करेंगे, दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते हैं तो खाली करेंगे और अपनी दूसरी जगह कहीं भी जाएंगे जहां उनके मनोनुकूल मिलेगा, उनकी अपनी आर्थिक परिस्थिति के अनुसार। तो ये किराए संशोधन का इसमें प्रावधान इस तरीके से दिया गया है, और लेकिन नोटिस देना पड़ेगा, और ये व्यवहारिक बात भी है, होना भी चाहिए। यदि समझौते में कोई ऐसी अन्यथा बातें नहीं लिखी गई हैं, कोई अलग से आपने कोई ऐसा क्लॉज ना डाला हो, तो 3 महीने पहले आपको नोटिस देना होगा। यदि किराएदार जिसे किराए में वृद्धि का नोटिस दिया गया है मकान मालिक को किराएदारी की समाप्ति की सूचना देने में विफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि उसने, मान लीजिए कि जैसे आपने बता दिया उसको 3 महीना पहले, और 3 महीने पूरे होने के बाद भी उस रेंटर ने, उस किराएदार ने आपको कुछ भी नहीं कहा, अपने बारे में विचार बताया नहीं कि हमको क्या करना है नहीं करना है, तो इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि उसने मान लिया कि भाई वो किराया बढ़ाने से सहमत है। फिर मकान मालिक किराया बढ़ाने को सहमत है, वो प्रस्ताव उनका मान लिया जाएगा, वो स्वीकार्य माना जाएगा कानूनन तौर पे। अगर उसने लिखित या आपको नोटिस, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, मान लीजिए वैसे सिस्टम भी आ सकता है, लिख करके भी दे सकता है, तो ये आवश्यक है। अब अगला सवाल उठता है, क्या किराएदारी अवधि के दौरान किराया बढ़ाया जा सकता है? कि अगर मान लीजिए एग्रीमेंट आपने 11 महीने का किया और उसी बीच में आप 6 महीने बाद ही आप उसको बोलने लगे कि किराया बढ़ाओ, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। ये कानूनी तौर पे आप किराया मकान मालिक नहीं बढ़ा सकता। और उस दौरान अगर किराएदार भी अगर ये कहे कि भाई आप किराया इसमें से 2,000 रुपये कम कर दो, ये भी नहीं हो सकता इस प्रावधान के तहत। तो इसलिए किराएदार को भी ये समझ लेना चाहिए कि भाई आप एग्रीमेंट अगर आपने 11 महीने का किया तो 11 महीने तक वो एग्रीमेंट लागू रहेगा एट एनी कॉस्ट, केवल और केवल उस परिस्थिति में कि अगर मान लीजिए कोई प्राकृतिक ऐसी आपदा आ गई तो कोई ऐसी बात हो सकती है, अन्यथा वो एग्रीमेंट लागू रहेगा। उसके अनुरूप मकान मालिक को भी चलना पड़ेगा और किराएदार को भी चलना पड़ेगा। न तो मकान मालिक उस दौरान किराया बढ़ाने के लिए अधिकृत हैं और न ही किराएदार उस दौरान अपना किराया घटवाने के लिए फोर्स कर सकते हैं, मकान मालिक को दबाव नहीं डाल सकते। ये दोनों ही चीजें गैर कानूनी हैं, ये स्पष्ट समझ लीजिए। आगे है कि किराएदार की अवधि के दौरान आप नहीं बढ़ा सकते जब तक कि वृद्धि की राशि या वृद्धि की गणना करने का तरीका किराएदारी समझौते में स्पष्ट रूप से निर्धारित न किया गया हो। और वो चीजें अगर आपने एग्रीमेंट किया तो उसी में किराया आप कैसे बढ़ाएंगे, कितना % बढ़ाएंगे, कितने समय के बाद बढ़ाएंगे, ये चीजें आपको उस एग्रीमेंट में ही लिख देना होगा। वैसे तो पहले भी लिखे जाते रहे हैं, लेकिन इस पर बड़ा फोकस इस बार किया गया है क्योंकि ये एक बड़ा विवाद का कारण बनता है, तो इसीलिए ये प्रावधान भी इसमें शामिल किया गया है। अब सवाल उठता है, क्या कोई जमींदार या किराएदार, मकान मालिक किराएदार के कब्जे वाले परिसर में प्रवेश कर सकता है? ये भी एक बड़ा इशू होता है। मकान मालिक जबरन अनावश्यक हस्तक्षेप करता है किराएदारों की मकान में, उसके जीवन में, उसके लाइफ में, उसके रहने और सहने में, तो ये एक अनैतिक बात भी है और गैर कानूनी भी है। लेकिन किस परिस्थिति में आप कर सकते हैं? मकान मालिक कर सकता है प्रवेश, लेकिन किस परिस्थिति में? उसके कारण होंगे, उसके तथ्य होने चाहिए और वैलिड कारण होने चाहिए, रीजन उसके होने चाहिए। क्या है कि अगर एक मकान मालिक या जो संपत्ति प्रबंधक है, जो उसका देखरेख करने वाला केयर टेकर है, प्रवेश के समय कम से कम 24 घंटे पहले किराएदार को ये बता दे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, चाहे लिखित नोटिस उसको दे सकता है कि भाई हम 24 घंटे बाद कल फलाने इतने बजे आएंगे, हम अपने मकान का निरीक्षण करने, आपके मकान का निरीक्षण करने के लिए, हम अपने परिसर को, उस परिसर को देखने के लिए, उसकी क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है, नहीं रहने लायक भी है, नहीं है, क्या हालात हैं, आपने कैसे रखा है, मेंटेन ठीक से किया है, नहीं किया है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं की है। तो इस दृष्टि से मकान मालिक विजिट कर सकता है, देख सकता है, अंदर जा सकता है, लेकिन आपको 24 घंटा पहले उनको बताना पड़ेगा। ये एक बड़ा क्लॉज है और मुझे लगता है कि इस क्लॉज पे शायद अधिकतर मकान मालिक इस पर आपत्ति जताएंगे और राज्य सरकारों को शायद इसमें दिक्कत आएगी, मकान मालिक का मुद्दा जहां तक है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये क्लॉज शायद संशोधित हो, इसको थोड़ा ईज करेगा, थोड़ा इसको आसान बनाएगा, हार्ड एंड फास्ट इसमें नहीं रखेगा। और ये जो समय सीमा 24 घंटा का दिया गया है, मुझे लगता है ये शायद अव्यवहारिक हो सकता है। आने वाले समय में मैं आपको और बताऊंगा, जब कभी ये मॉडल जब संसद में प्रस्तुत होगा फाइनल बन करके,
तो मैं फिर उस वक्त आपको इसकी जानकारी दूंगा कि आखिर इस मुद्दे को पर क्या कहा गया। जैसे प्रवेश में कौन कौन से कारण हो सकता है, अगर आप किराएदार के मकान में जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो क्या कारण हो सकते हैं। पहला, परिसर में मरम्मत या प्रतिस्थापन यानी रिपेयर और रिप्लेसमेंट का अगर कोई काम है तो उसको करने के लिए आप वहां जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। जैसे दूसरा है कि यह निर्धारित करने के उद्देश्य कि परिसर का निरीक्षण करने के लिए परिसर में रहने योग्य है या नहीं है, वो उस लायक है कि नहीं है, नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया, तो उसके लिए भी वो जा सकता है। दूसरा, किराएदारी जो समझौता है, जो एग्रीमेंट है, अगर उसमें प्रवेश करने के लिए अन्य कोई और ऐसा उचित उद्देश्य उसमें आपने डाला हुआ है कि अवांछित तत्व, अवांछित और असामाजिक कोई गतिविधि, ये वो जिस तरह की बातें मैंने पहले की, कोई आपराधिक कोई कृत्य हो सकता है, किसी अपराधी को कोई अपने यहाँ संरक्षण दे सकता है कोई किराएदार, बहुत तरह की ऐसी बातें हो सकती हैं। तो उस परिस्थिति में मकान मालिक वहां प्रवेश कर सकता है और वो जाकर वहां उसका निरीक्षण कर सकता है। अब विवादों को निपटाने की क्या व्यवस्था होगी, अगर मान लीजिए मकान मालिक और रेंटर के बीच विवाद होता है तो क्या है, तो विवादों के फास्ट ट्रैक समाधान की व्यवस्था इसमें की गई है। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब तक लंबे कई वर्षों तक ये विवाद चलता रहा है। बहुत सारे कोर्ट में, बहुत सारे बड़े शहरों में आपको इस तरह के हजारों मामले देखने को मिल सकते हैं। तो लेकिन अब क्या किया कि इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का समाधान इसमें प्रोविजन किया गया है। राज्य सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट इसमें बनाएगी और एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगी राज्य सरकार इस मॉडल एक्ट के तहत, जिसमें जैसे रेंट अथॉरिटी है, रेंट कोर्ट है या फिर रेंट ट्रिब्यूनल है, उसकी स्थापना भी राज्य सरकार कर सकती है। तो कोई भी नाम देकर के एक इस तरह का एक बॉडी क्रिएट करनी पड़ेगी कानूनी, जिनके पास ये सारे अख्तियार होंगे इस प्रकार के विवाद को सुनने का और निपटाने का। तो रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा शिकायत या अपील का निपटारा, यहाँ ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है मकान मालिक और किराएदार के लिए भी, कि केवल इसमें नियम बाध्य कर दिया गया है कि कोई भी इस प्रकार का विवाद अगर होगा तो वर्षों बरस नहीं चलेगा, 5 साल 7 साल 10 साल तारीख पे तारीख भुगते जा रहे हैं और मकान मालिक परेशान हो रहे हैं, ना उन्हें किराया मिल रहा है और ना ही वो किराएदार खाली कर रहे हैं, और किराएदार को भी क्या है कि उनका कोई निपटारा नहीं हो रहा है और किराया भी लग रहा है। तो कई ऐसी चीजें हैं, दोनों के जीवन इससे बुरी तरह प्रभावित होते हैं। तो इसीलिए इसको ईज करने की दृष्टि से, जिससे एक मकान मालिक भी सुरक्षा महसूस करे अपना मकान देने में, तो इस प्रकार का विवाद का निपटारा करने की दृष्टि से सरकार ने इस नए अधिनियम में 60 दिनों के अंदर ही इस प्रकार के किसी भी विवाद का निपटारा करने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसको एक्सीड नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। तो इस तरह से ये एक स्पेशल लॉ के रूप में स्पेशल एक प्रोविजन इसमें डालने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है इस पे निश्चित रूप से सहमति बनेगी कि 60 दिन के अंदर, हालांकि 60 दिन थोड़ा ज्यादा है, अगर इसको 30 दिन कर दिया जाता तो शायद थोड़ा और आसान होता उस दृष्टि से, क्योंकि इससे दोनों के जीवन प्रभावित होंगे और अनावश्यक कानूनी विवाद से पैसे भी खर्च होते हैं, टाइम भी खर्च होता है, उसकी एनर्जी जाती है, उसका विकास अवरुद्ध होता है, मानसिक तौर पे व्यक्ति उस चीजों को लेकर बहुत परेशान होता है। तो इसीलिए सरकार ने इसमें 60 दिनों का दिया हुआ है कि अगर मकान मालिक किराएदार के बीच में कोई विवाद ऐसा खड़ा होता है तो इस रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट या रेंट ट्रिब्यूनल में को 60 दिनों के अंदर इस विवाद को निपटाना आवश्यक होगा, ये उसमें प्रावधान है। उसके बाद क्या किराए की राशि की कोई सीमा है? नहीं, इसमें कोई सीमा नहीं है। ये मकान मालिक का अपना विशेषाधिकार है कि हम अपना मकान कितने पैसे में किसी को लगाएंगे। जैसे कोई सामान हम बनाते हैं तो वो सामान कितने पैसे में हम किसको बेचेंगे, जब एक कंपनी वाला, एक प्रोडक्ट बनाने वाला जो प्रोड्यूसर है, निर्माता है, उत्पादक है, उद्योगपति है, उद्यमी है, वो तय करता है अपनी चीजों का, उसी तरह से मकान मालिक भी अपना तय करेगा कि भाई ये क्या क्या किराया हम इसका लेंगे। रेंटर को वो पसंद है तो रहेगा, नहीं पसंद है तो नहीं रहेगा। अगर उनको लगेगा कि हम ये ले सकते हैं तो वो लेगा, नहीं लगेगा कि उसकी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं कर रही है, वो नहीं लेगा। तो ये उनकी अपनी है, इसमें कोई सीमा नहीं दी गई है। वर्तमान में पुरातन किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत कई पुरानी संपत्तियों में इस तरह की सीलिंग वो दी गई है, जो जमींदारों को पुरानी किराए की राशि के साथ
उसको छोड़ दिया गया है। जैसे मैंने पहले ही बोला था शुरुआती दौर में कि दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है, चेन्नई है, चंडीगढ़ है, इन सब जगहों पे अगर आप जाएंगे तो कई दशकों से लोग 100 रुपये, 150 रुपये, 50 रुपये, आजादी से पहले के लोग बैठे हुए हैं 50-50 रुपये पे, और करोड़ों की संपत्ति लेकर बैठे हैं और करोड़ों वो कमा रहे हैं अपने बिजनेस से, लेकिन मकान मालिक को 100 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये प्रति माह का किराया आज भी दे रहे हैं। और इस तरह के तो पिछले कानून में ये बहुत बड़ी खामी थी, जिससे कि मकान मालिक को, जिन्होंने अपने जीवन की पूरी संपत्ति उसमें अपना पूरा जो भी कमाई है वो लगा देता है एक छोटा मकान बनाने में, और पता चला इस प्रकार का विवाद खड़ा करके उसकी जिंदगी नरक बना देता है। तो इसीलिए इसमें ये प्रावधान किया गया है कि ये नहीं, ये जो है मकान मालिक का प्रेरोगेटिव होगा और वही तय करेगा जब ये मॉडल कानून लागू हो जाएगा। अभी भी वही तय करते हैं किस भाषा में रेंट एग्रीमेंट हो सकता है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग, जहाँ कई जगह जैसे पंजाब जाएंगे तो वहाँ ज्यादातर ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी, ज्यादातर पंजाबी में सारे कामकाज होते हैं, लिखते पढ़ते भी पंजाबी में, आपको एप्लीकेशन भी लगाएंगे तो पंजाबी में, रजिस्ट्री होगी तो पंजाबी में। इसी तरह से साउथ में चले जाएंगे तो उनकी अपनी भाषा का उपयोग होता है, अलग अलग राज्यों में होता है। तो ऐसे ही अलग अलग राज्यों की अपनी क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं, तो वहाँ के लोग आसानी से, रेंटर भी और मकान मालिक भी उसको, उन सारे नियमों शर्तों को एग्रीमेंट में ठीक से समझ पाए। तो इसीलिए सरकार ने ये प्रोविजन में इसमें दिया हुआ है कि आप रीजनल भाषा में, यानी वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में आप एग्रीमेंट तैयार कर सकते हैं, और उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म उसके लिए स्थापित किया जाएगा जिसमें कि ये सारी चीजें होंगी, और रेंट अथॉरिटी इन समझौते पर नजर रखेगी। जो रेंट अथॉरिटी होगी वो, उनको पता होगा कि इसमें क्या है, तो उसको देखना पड़ेगा उसमें, और वो देखेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। रही बात, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो मौखिक चल जाता है, चलो ठीक है, रह गया, आ गया, साल 2 साल 5-5 साल तक भी मौखिक चलता रहा, वो नहीं चलेगा। इस मॉडल कानून के आने के बाद राज्य सरकार ने अगर अपने यहाँ इस कानून के आलोक में अपने विधानसभा से नया कानून पारित किया, तो फिर उस दिन से मौखिक समझौता नहीं चलेगा। आपको अनिवार्य रूप से लिखित समझौता करना ही होगा, चाहे मकान मालिक हो या फिर रेंटर हो, आपको एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा, और रेंट अथॉरिटी के यहाँ उस रेंट एग्रीमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। ये आवश्यक है। तो एक तरह से रजिस्टर्ड होगा, ऑफिशियल हो जाएगा। ये एक पेशा का स्वरूप, क्यों, ये इसलिए इस तरह के प्रावधान दिए गए हैं कि रेंट का जो काम है ये एक पेशा, एक प्रोफेशन, क्योंकि इससे लोगों की जिंदगी चलती, जिनके पास मकान है, दुकान है, जमीन है, अगर वो कोई धंधा, तो ये भी एक प्रोफेशन है, वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशन हो सके। तो इसीलिए उस स्वरूप में देने की दृष्टि से ये बातें इसमें दी गई हैं। तो मकान मालिक के साथ विवाद के लंबित रहने के दौरान भी किराएदार किराए का भुगतान करना जारी रखेगा, ये ध्यान रखें, क्योंकि ये इसमें जैसे मौखिक समझौता नहीं चलेगा, क्योंकि जो मॉडल टेनेंट एक्ट जो प्रावधान बनाए जा रहे हैं, सभी नए किराएदारों के लिए लिखित समझौते को अनिवार्य करता है, ये करना ही पड़ेगा, जिसे रेंट अथॉरिटी को प्रस्तुत किया जाना है। उसके बाद मकान मालिक के साथ विवाद के लंबित रहने के दौरान, अगर मान लीजिए कि बहुत खास प्रोविजन है मकान मालिक के जानने के लिए भी, और जो रेंटर हैं उनके लिए भी, टेनेंट हैं उनके लिए भी जानने की बड़ी आवश्यकता है कि अगर कोई विवाद ऐसा होता है तो विवाद में ये अब तक कुछ इस प्रकार के संरक्षण मिल जाते थे, अब वो संरक्षण नहीं मिलेगा। किराएदार को जो किराया पहले से रेंट एग्रीमेंट में तय था वो उनको हर महीने पे करना ही पड़ेगा, चाहे विवाद कोर्ट में चल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं, आपको किराया मकान मालिक को देना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली जो किराया है उससे उनकी जिंदगी चलती है, उनका आर्थिक स्रोत, जो आय का स्रोत है वो वही है, तो उसको आप बंद नहीं कर सकते, कोई कानून बंद नहीं कर सकता, कोई प्रावधान नहीं। इसीलिए इसमें स्पेशल दिया गया है कि जो किराया है वो आपको भुगतान करना ही पड़ेगा, चाहे विवाद किसी भी प्रकार का मकान मालिक और किराएदार के बीच में हो। आगे कुछ एक विवाद ऐसा भी आता है कि आपसे किराए पर ले लिया और उसने किसी दूसरे को सबलीट कर दिया, उसने भी किराए पर लगा दिया, 10,000 में लिया और उसको 15,000 में दे दिया, ये प्रॉफिट का धंधा चलने लगता है।
तो ये अलाउड नहीं है, वैसे अनैतिक है। लेकिन एक सूरत में अगर मकान मालिक ने उनको ये परमिशन दे दी कि ठीक है आप किराया लगाओ, चाहे जितने में लगा दो, हमको तो अपने किराए से मतलब है, तो फिर वो लगा सकता है। ये पूर्व सहमति होनी चाहिए मकान मालिक और रेंटर के बीच में, किराएदार के बीच में लिखित सहमति होनी चाहिए। उसके बिना कोई भी किराएदार अपने मकान को दूसरे को सबलेट यानी दूसरे को किराए पर नहीं दे सकता बिना मकान मालिक की अनुमति की, उसकी सहमति के। अब आगे है अप्रत्याशित घटना के मामले में क्या प्रावधान है। जैसे अभी पिछले 2 साल से हम और आप सभी लोग झेल रहे हैं, मकान मालिक है, किराएदार है, सबके साथ ये समस्या आई है। जैसे कोरोना महामारी आई, संक्रमण आया, जैसे कभी कोई भूकंप आ जाता है, कोई ऐसी बड़ी चीजें, कोई ऐसी दिक्कत आती है, प्राकृतिक आपदा की बात हम कर रहे हैं। तो अगर अप्रत्याशित कोई ऐसी घटना होती है तो उसमें क्या होगा, क्या प्रावधान है, क्या स्थिति बन सकती है। तो अप्रत्याशित घटना के मामले में मकान मालिक मौजूदा किराएदारी समझौते की शर्तों पर इस तरह की विनाशकारी घटना की समाप्ति की तारीख से 1 महीने की अवधि तक, 1 महीने की अवधि तक, जब तक कि वो मान लीजिए हालात ऐसे हो जाते हैं तो किराएदार को कब्जे में रहने की अनुमति देगा। वो रहेगा वहां, ऐसा नहीं उस खाली नहीं करा सकते, वो रहेगा, किराया देता रहेगा। किराएदार ने खाली करने से अगर इनकार कर दिया तो मकान मालिक 2 महीने के मासिक किराए का 2 गुना, 2 महीने के मासिक किराए का 2 गुना लेगा। 1 महीने ठीक है भाई आप रह लो 1 महीने, लेकिन 1 महीने के बाद अगर वो नहीं खाली करता है तो 2 महीने के मासिक किराए का 2 गुना और उसके बाद मासिक किराए का 4 गुना वो दावा कर सकता है, उससे वसूली की जा सकती है किराएदार से। तो इसलिए किराएदार ठीक से इस बात को किराएदार भी समझ लें और मकान मालिक भी समझ लें। तो ये रही पूरी संरचना, इस कानून के सारे प्रावधान और इसमें क्या क्या हैं, क्या आप मकान मालिक के लिए प्रावधान है और क्या किराएदार के लिए प्रावधान है। तो मैंने विस्तार से ये एक वीडियो आप सबके लिए तैयार किया, क्योंकि ये एक वेल एस्टेब्लिश प्रोफेशन है और हम सब की जिंदगी इस बात से प्रभावित होती है। तो ये मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से मकान मालिक और किराएदार से संबंधित जितने विषय हैं, जितने पहलू हैं, उसको मैं एड्रेस कर पाया हूँ, उसको विस्तार से आपके सामने रख पाया हूँ और आपके जो शंका आशंका है वो इससे दूर हो जाएगी। क्योंकि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी सरकार इस मॉडल एक्ट को संसद से पारित कराएगी और फिर उस एक्ट के आलोक में सभी राज्य सरकारें अपना अपना कानून विधानसभा से पारित कराकर और उसे लागू करेगी। तो मुझे लगता है कि पिछले 6-7 वर्षों से लंबित है, अब आने वाले समय में जिस तरह से तेजी दिखाई है मोदी कैबिनेट ने, तो ऐसा लगता है कि आने वाले संसद सत्र में, जब भी संसद सत्र होगा तो उसमें इस एक्ट, मॉडल एक्ट को जरूर उसमें पेश किया जाएगा और पारित कराने की कोशिश भी होगी। तो ये थी पूरी जानकारी आप सभी के लिए और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हैं। और अब चलते चलते आपसे ये आग्रह है कि आप हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन, जो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, हमारे आपके जीवन को दैनिक तौर पर प्रभावित करते हैं और करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को लेकर हम हमेशा आपके पास आते रहेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर करें, जिससे सभी लोगों को इस नए कानून के बारे में, नए अधिनियम के बारे में विस्तार से सरल शब्दों में जानकारी मिल सके और उनको लाभ मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो तत्काल आपको जब भी हम इस प्रकार की वीडियो डालेंगे, जब भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम डालेंगे, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और उसका लाभ आप उठा पाएंगे समय रहते। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।